गाजा में युद्ध खत्म कराने की कोशिशों के बीच अब एक ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। खबर है कि गाजा में अब दो देशों की सेना उतरने की तैयारी हो रही है। ये दो देश हैं युगांडा और मोरक्को। दोनों देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल का हिस्सा बनने और गाजा में सैनिक भेजने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। सुनने में नाम कितना शांत लगता है ना, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, यानी ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सबसे शांत लोग बैठकर गाजा में शांति बांटने जा रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, जिस गाजा में महीनों से युद्ध, बमबारी, विस्थापन और तबाही का दौर चल रहा है, वहां अब 20,000 सैनिकों की अंतर्राष्ट्रीय फोर्स भेजने की तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सैनिक वहां शांति बनाएंगे या एक ऐसी व्यवस्था को संभालेंगे जिसकी बुनियाद ही अभी तक साफ नहीं है। क्योंकि इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा पेंच यही है कि जिस युद्ध को खत्म करने के लिए ये फोर्स बनाई जा रही है, उसी युद्ध को खत्म करने की बुनियादी शर्तों पर इजराइल और हमास अभी तक सहमत नहीं है। यानी फोर्स तैयार करने की तैयारी हो रही है, सैनिकों की बातें हो रही है, कमांडर तय हो रहा है, इंटरनेशनल मिशन की बात हो रही है, लेकिन जिन दो पक्षों के बीच युद्ध चल रहा है वो अभी भी एक दूसरे की शर्त मानने को तैयार नहीं। मतलब घर में झगड़ा खत्म नहीं हुआ और बाहर से सिक्योरिटी गार्ड बुलाने की तैयारी शुरू हो गई। युगांडा के अधिकारियों ने गाजा के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फोर्स में सैनिक भेजने की दिशा में अपना संसद से मंजूरी भी हासिल करवा लिया है। रक्षा मंत्री की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया और उसे मंजूरी मिल गई। ये इस बात का संकेत है कि युगांडा इस मिशन में शामिल होने को लेकर गंभीर है। दूसरी तरफ मोरक्को ने भी इस मिशन के लिए सैनिक भेजने की प्रतिबद्धता जताई है। यानी अब धीरे धीरे ये साफ होने लगा है कि ट्रंप की योजना सिर्फ कागज पर बनी कोई राजनीतिक घोषणा नहीं रहना चाहती, बल्कि इसे जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है, आखिर ट्रंप ने ऐसी फोर्स बनाने की जरूरत ही क्यों महसूस की? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर गाजा में विदेशी सैनिक उतरते हैं तो उन्हें किसका सामना करना पड़ेगा? हमास का, इजराइल का, स्थानीय गुटों का, या फिर उन हजारों लोगों की नाराजगी का जिन्होंने युद्ध में अपने घर, परिवार और जीवन का बड़ा हिस्सा खो दिया है? क्योंकि किसी इलाके में सेना भेजना आसान होता है, लेकिन वहां शांति कायम करना बेहद मुश्किल, खासकर तब जब उस इलाके के लोगों को लगे कि उनके भविष्य का फैसला बाहर बैठे देश कर रहे हैं। गाजा के मामले में यही सबसे संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, यहाँ शासन का सवाल है, पुनर्निर्माण का सवाल है, विस्थापित लोगों की वापसी का सवाल है, सीमाओं का सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गाजा पर नियंत्रण किसका होगा, कौन कंट्रोल करेगा इसे? ट्रंप की योजना के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म कराने की दिशा में एक ऐसा समझौते का रास्ता तैयार किया गया है। इसके तहत हमास को हथियार छोड़ने होंगे और इजराइल को गाजा से अपनी सेना चरणबद्ध तरीके से पीछे हटानी होगी। इसके बाद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को गाजा में तैनात किया जाना है। इस फोर्स का नेतृत्व अमेरिकी मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स करेंगे और प्रस्ताव के मुताबिक इसकी संख्या लगभग 20,000 सैनिकों तक की है। अब सुनने में ये योजना बहुत व्यवस्थित लगती है, ऑर्गेनाइज्ड एकदम। पहले हमास हथियार डालेगा, फिर इजराइल पीछे हटेगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय सेना आएगी, फिर शांति होगी और फिर गाजा का पुनर्निर्माण होगा और फिर सब लोग खुशी खुशी घर चले जाएंगे। काश युद्ध इतने आसान होते जितना अभी आपको सुनने में लग रहा है, लेकिन असली दुनिया में समस्या ही यही है। हमास कह रहा है कि पहले इजराइल गाजा से पीछे हटे, उसके बाद हथियार छोड़ने की बात होगी। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि पहले हमास हथियार डाले, उसके बाद इजरायली सेना जो है वो पीछे हटेगी। यानी दोनों तरफ एक ही सवाल है, पहले कदम कौन उठाएगा? और अगर यही वजह है जहां ट्रंप की पूरी डील अटकती दिखाई दे रही है, हमास कहता है पहले पीछे इजराइल हटे, इजराइल कहता है पहले हमास हथियार डाले, और ट्रंप की योजना कहती है दोनों कुछ करें और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय फोर्स आ जाएगी। अब भाई सवाल यह है कि दोनों में से पहले कदम उठाएगा कौन? क्योंकि युद्ध के बाद सबसे मुश्किल चीज सिर्फ हथियार रोकना नहीं होती, सबसे मुश्किल चीज भरोसा पैदा करना होता है। और गाजा में इस समय भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। इजराइल को डर है कि अगर उसकी सेना पीछे हट गई और हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो फिर वही खतरा वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ हमास को डर है कि अगर उसने पहले हथियार छोड़ दिए और इजराइल पीछे नहीं हटा तो उसके पास दबाव बनाने का कोई साधन नहीं बचेगा।
यानी देख रहे हैं आप, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और जब भरोसा नहीं होता तो कागज पर लिखी डील जमीन पर बहुत कमजोर हो जाती है। अब यहाँ नेतन्याहू की भूमिका बेहद जरूरी हो जाती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लंबे समय से घरेलू राजनीतिक दबाव है। उनकी सरकार के अंदर भी ऐसे लोग रह रहे हैं जो गाजा में युद्ध रोकने की किसी समझौते को लेकर बेहद सख्त रुख रखते हैं। उनका तर्क है कि जब तक हमास की सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं होती तब तक युद्ध रोकना इजराइल की सुरक्षा के लिए जोखिम है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि हमास की सैन्य क्षमता खत्म करने का लक्ष्य आखिर कब पूरा होगा। युद्ध के दौरान हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए, गाजा का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ। लेकिन अगर इतने लंबे सैन्य अभियान के बाद भी बातचीत वहीं खड़ी है जहां से शुरू हुई थी, तो सिर्फ सैन्य ताकत से समस्या का समाधान हो गया? यही सवाल है जिसका जवाब नेतन्याहू की सरकार को देना होगा। क्योंकि अगर सैन्य कार्रवाई का घोषित लक्ष्य हमास को खत्म करना था और अंत में बातचीत फिर भी करनी ही पड़ रही है, तो फिर इसका मतलब साफ है कि युद्ध अकेले राजनीतिक समाधान नहीं दे पाया। और यही ट्रंप की योजना पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि ट्रंप बार बार खुद को ऐसा नेता बताते हैं जो युद्ध खत्म कर सकता है। डील मेकर कहते हैं वो खुद को कहते हैं कि डील कर सकते हैं, दुश्मनों को बातचीत के टेबल पर ला सकते हैं और युद्ध रोक सकते हैं। लेकिन गाजा का मामला इतना आसान नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी जाए और अगले दिन जमीन पर शांति उतर आए। क्योंकि यहां सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू का फैसला नहीं चलेगा। यहां हमास है, फिलिस्तीनी नागरिक है, इजरायली नागरिक है, अरब देश है, मिस्र और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देश है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है और अब युगांडा और मोरक्को जैसे देश भी संभावित रूप से इस सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यानी गाजा अब सिर्फ इजराइल और हमास का मुद्दा नहीं रह गया, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका है जिसमें हर नया खिलाड़ी समाधान को आसान करने के बजाय कभी-कभी और जटिल भी कर सकता है। अब सवाल उठता है कि युगांडा और मोरक्को ही क्यों, कोई और देश भी तो चुने जा सकते थे। इन देशों के शामिल होने का एक कारण यह भी है दोस्तों कि अमेरिका चाहता है कि गाजा में सिर्फ अमेरिकी सेना या सिर्फ किसी पश्चिमी देश की सेना दिखाई ना दे। एक अंतर्राष्ट्रीय फोर्स का मतलब है कि इसे ज्यादा व्यापक वैधता दी जा सके। यानी संदेश ये हो रहा है कि सिर्फ अमेरिका या इजराइल का मिशन नहीं बल्कि देशों का संयुक्त प्रयास भी है ये। लेकिन यहाँ भी सवाल है कि गाजा के लोग इसे किस नजर से देखेंगे। अगर गाजा में विदेशी सैनिक उतरते हैं तो उन्हें क्या शांति सैनिक माना जाएगा या लोग उन्हें एक बाहरी ताकत के रूप में देखेंगे? क्योंकि किसी भी शांति मिशन की सफलता सिर्फ हजारों हथियारों की संख्या तय नहीं होती। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्थानीय लोग उसे स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। अगर स्थानीय आबादी को लगता है कि उनके ऊपर एक नई विदेशी व्यवस्था थोप दी गई है तो फिर 20,000 सैनिक भी स्थायी शांति नहीं ला सकते। यही वजह है कि ट्रंप की योजना में सबसे बड़ी चुनौती सैनिकों की संख्या नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक स्वीकार्यता। गाजा का भविष्य कौन तय करेगा? गाजा का प्रशासन कौन चलाएगा? पुलिस कौन बनाएगा? सीमा कौन नियंत्रित करेगा? हथियारों का नियंत्रण किसके पास होगा? पुनर्निर्माण का पैसा कौन देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिलिस्तीनियों को अपने राजनीतिक भविष्य में वास्तविक भूमिका मिलेगी? अगर इन सवालों के जवाब नहीं है तो 20,000 सैनिक भी सिर्फ एक अस्थायी सुरक्षा घेरा बनाकर रह जाएंगे। और अगर जवाब सिर्फ इतना है कि पहले सबको हथियार छोड़ने होंगे फिर हम शांति की बात करेंगे, तो फिर वही सवाल लौट कर आएगा कि भरोसा कौन करेगा? अब नेतन्याहू की सरकार की तरफ देखिए। इजराइल की सुरक्षा चिंता वास्तविक है। हमास के हमलों के बाद इजरायली समाज में डर और गुस्सा दोनों है। मानते हैं हम, किसी भी सरकार के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सुरक्षा के नाम पर युद्ध को अनिश्चित काल तक चलाना भी कोई स्थायी समाधान तो नहीं है। क्योंकि अगर युद्ध का अंत ही नहीं है तो फिर लक्ष्य क्या है? अगर हमास पूरी तरह खत्म नहीं होता तो युद्ध क्या चलता रहेगा? अगर हमास का सैन्य ढांचा कमजोर होता है लेकिन राजनीतिक समर्थन बना रहता है तो क्या होगा? और अगर हर सैन्य कार्रवाई के बाद लोग हथियार उठाने लगे तो फिर यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? यही समस्या है। आतंकवाद या सशस्त्र समूह को सिर्फ सैन्य ताकत से खत्म करने की कोशिश अक्सर राजनीतिक सवालों को और गहरा कर देती है। और गाजा का राजनीतिक सवाल दशकों से पुराना है। इसके लिए सिर्फ बम, टैंक और सैनिक भेजकर इसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। यही ट्रंप की रणनीति की आलोचना जरूर हो जाती है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से बड़ी बड़ी घोषणाओं के जरिए गाजा के भविष्य की तस्वीर पेश करते हैं उसमें जमीन की जटिलता कहीं ज्यादा बड़ी है। एक तरफ वो कहते हैं कि गाजा में शांति होगी, दूसरी तरफ इजराइल और हमास अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं।
एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय फोर्स बनाने की बात है, दूसरी तरफ अभी तक ये भी साफ नहीं है कि उसका वास्तविक अधिकार क्षेत्र क्या होगा। एक तरफ इजराइल से सेना हटाने की बात है, दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि हमास के हथियार छोड़ने में ना हम पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर ट्रंप की डील में सबसे बड़ा मिसिंग पीस क्या है? भरोसा। और भाई, भरोसा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पैदा नहीं होता, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ना सोशल मीडिया पोस्ट से, ना किसी एक नेता की घोषणा से। भरोसा जमीन पर बनता है और गाजा में भरोसे की जमीन इस समय खून, मलबे और अविश्वास से भरी हुई है। अब सवाल यह भी है कि अगर युगांडा और मोरक्को के सैनिक गाजा में उतरते हैं तो उनका मिशन क्या होगा? क्या वो हमास के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या वो इजराइल की सुरक्षा करेंगे? क्या वो गाजा की सीमाओं की निगरानी करेंगे? क्या वो हथियारों की जब्ती करेंगे? क्या वो नागरिकों की सुरक्षा करेंगे? या इन सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा? क्योंकि अगर ये फोर्स हथियारों की जब्ती के लिए इस्तेमाल होती है तो उसके सामने प्रतिरोध की संभावना होगी। अगर ये सिर्फ नागरिक सुरक्षा के लिए है तो उसे इजराइल और हमास दोनों के सैन्य ढांचे से दूरी बनाए रखनी होगी। अगर ये इजराइल की सुरक्षा की गारंटी देती है तो फिलिस्तीनी पक्ष उसे निष्पक्ष कैसे मानेगा? और अगर ये फिलिस्तीनियों की सुरक्षा की गारंटी देती है तो क्या इजराइल इसे स्वीकार करेगा? यानी एक फोर्स भेजना आसान है, उसे निष्पक्ष रखना मुश्किल, और यही इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। अब जरा सोचिए, अमेरिका खुद इस मिशन का राजनीतिक वास्तुकार है और अमेरिकी जनरल इसके नेतृत्व में होंगे। तो गाजा के लोग इसे कितनी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था मानेंगे और कितनी अमेरिकी प्रभाव वाली व्यवस्था? ये सवाल भी उठेगा, क्योंकि अमेरिका पहले से ही इजराइल का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। ऐसे में अगर वही अमेरिका एक नई अंतर्राष्ट्रीय फोर्स बनाता है तो फिलिस्तीनी पक्ष स्वाभाविक रूप से पूछ सकता है कि यह फोर्स वास्तव में किसके हित में काम करेगी। और यही ट्रंप को सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अगर वो सचमुच शांति चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ इजराइल की सुरक्षा नहीं, फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा को भी उतनी ही गंभीरता से देखना होगा। अगर गाजा के लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कोई भी शांति नहीं टिकेगी। अगर उन्हें भविष्य नहीं मिलेगा तो कोई भी पुनर्निर्माण अधूरा रह जाएगा। और अगर राजनीतिक समाधान नहीं होगा तो हर अस्थायी युद्ध विराम के बाद एक नया संघर्ष शुरू हो सकता है। और अगर यही होता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय फोर्स सिर्फ हर बार टूटे हुए युद्ध के बाद गाजा में आकर मलबा साफ करती रहेगी। क्या यही ट्रंप की शांति है? पहले युद्ध, फिर बमबारी, फिर हजारों सैनिक, फिर अंतर्राष्ट्रीय सेना, फिर पुनर्निर्माण और कुछ साल बाद फिर वही कहानी। अगर ऐसा होता है तो फिर ये शांति नहीं, युद्ध का चक्र है, एक लूप होल है। और नेतन्याहू के लिए भी यही सवाल है। अगर इजराइल की सुरक्षा सबसे बड़ा लक्ष्य है तो क्या गाजा में हमेशा सैन्य मौजूदगी रखना वास्तव में इजराइल के सुरक्षा को बनाए रखेगा? या इससे नई पीढ़ी में गुस्सा और कट्टरता बढ़ेगी? क्योंकि युद्ध सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ता, युद्ध लोगों की सोच भी बदलता है। जो बच्चा अपना घर टूटते देखता है, अपने ही परिवार को खोता है, अपने आसपास तबाही देखता है, उसके भीतर पैदा होने वाला गुस्सा आने वाले वर्षों की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर कोई सरकार ये सोचती है कि सैन्य शक्ति से आज का खतरा खत्म करके समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी तो ये वो शायद आधी कहानी देख रही है। गाजा में असली शांति तभी संभव होगी जब सुरक्षा और राजनीतिक अधिकार दोनों एक साथ लेकर चला जाए। फिलिस्तीनियों को सिर्फ राहत नहीं चाहिए, उन्हें भविष्य चाहिए। उन्हें सिर्फ सुरक्षा जांच नहीं चाहिए, उन्हें राजनीतिक सम्मान चाहिए। उन्हें सिर्फ मलबे पर नए मकान नहीं चाहिए, उन्हें भरोसा चाहिए कि दोबारा उनका घर मलबे में तब्दील नहीं होगा। और इजराइल के नागरिकों को भी सुरक्षा चाहिए, उन्हें यह भरोसा चाहिए कि उनके शहरों पर फिर हमले नहीं होंगे। यानी दोनों पक्षों की सुरक्षा और अधिकार को एक साथ देखना होगा। लेकिन ट्रंप की योजना में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संतुलन वास्तव में मौजूद है या फिर यह सिर्फ एक ऐसा सुरक्षा मॉडल है जिसमें ऊपर से व्यवस्था थोपने की कोशिश की जा रही है। अब युगांडा और मोरक्को की सैनिकों की संभावित तैनाती इसी बड़ी कहानी का नया अध्याय है। ये निश्चित रूप से एक बड़ा घटनाक्रम है, लेकिन इसे गाजा में शांति की अंतिम गारंटी समझ लेना जल्दबाजी को, क्योंकि अभी सबसे बड़ी अड़चन वही है। हमास हथियार छोड़ने को तैयार नहीं जब तक इजराइल पीछे नहीं हटता, इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं जब तक हमास हथियार नहीं डालता, और दोनों के बीच भरोसा इतना कम है कि कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं। ऐसे में ट्रंप की योजना का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा कि क्या अमेरिका दोनों पक्षों को एक साथ ऐसी व्यवस्था पर ला सकता है जिसमें किसी एक को यह महसूस ना हो कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। क्योंकि शांति समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी तब होती है जब एक पक्ष उसे जीत और दूसरा पक्ष हार मानता है। ट्रंप शायद इसे डील की तरह देख रहे हो, नेतन्याहू इसे सुरक्षा की तरह देख रहे हो, हमास इसे अपनी अस्तित्व की लड़ाई की तरह देख रहा हो, और गाजा के आम नागरिक इसे अपनी जिंदगी और मौत का सवाल मान रहे हैं।
यही चारों नजरिए जब तक एक जगह नहीं आएंगे तब तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की तैनाती अधूरी रहेगी। और यहाँ एक और बड़ा सवाल है, अगर इजराइल और हमास के बीच समझौता ही नहीं हुआ तो क्या ये 20,000 सैनिक गाजा में जाएंगे? अगर इजरायली सेना पूरी तरह पीछे नहीं हटती तो क्या होगा? अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता तो क्या होगा? अगर अंतर्राष्ट्रीय फोर्स के सैनिकों पर हमला होता है तो उसका जवाब कौन देगा? और अगर जवाब देंगे तो किसके खिलाफ? अगर किसी एक गुट पर कार्रवाई करेंगे तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। यानी हर रास्ते पर चुनौती है। और इसी वजह से गाजा में सैनिक भेजना कोई फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं कि सेना आई और युद्ध खत्म। ये तो असली कहानी की शुरुआत होगी, क्योंकि युद्ध रोकने के बाद शांति बनाए रखना अक्सर युद्ध लड़ने से भी ज्यादा कठिन होता है। गाजा के मामले में ये चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हथियारों को शांत नहीं करना है, यहाँ एक पूरी तबाह होती सामाजिक व्यवस्था को फिर से खड़ा करना है। अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, पानी, बिजली, रोजगार, घरों का पुनर्निर्माण, लोगों की सुरक्षा और वापसी चाहिए। और सबसे ज्यादा चाहिए एक राजनीतिक भविष्य। अगर इन चीजों के बिना सिर्फ सैनिक भेज दिए गए तो वो कितने समय तक शांति बनाए रखेंगे? कुछ महीने, 1 साल, 2 साल, और उसके बाद? यही सवाल ट्रंप और नेतन्याहू दोनों से पूछे जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि हमास हथियार छोड़ दे और इजराइल पीछे हट जाए पर्याप्त नहीं है ना। उसके बाद गाजा कैसे चलेगा? कौन शासन करेगा? कौन सुरक्षा देगा? पैसा कौन लगाएगा? कौन पुनर्निर्माण करवाएगा? और क्या गाजा के लोगों की राय इसमें शामिल होगी? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो फिर 20,000 सैनिक भी सिर्फ एक अस्थायी प्लास्टर ही हैं, घाव का इलाज नहीं। और यही वजह है कि युगांडा और मोरक्को की सेना की संभावित तैनाती को लेकर उत्सुकता के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। ये कदम युद्ध खत्म होने की उम्मीद जरूर पैदा करता है, लेकिन युद्ध खत्म करने और शांति स्थापित करने में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रंप को अगर सचमुच इतिहास में ऐसे नेता के तौर पर याद किया जाना है जिसने गाजा युद्ध खत्म कराया, तो उन्हें सिर्फ घोषणा नहीं करनी होगी, उन्हें दोनों पक्षों से समझौता करवाना होगा। उन्हें इजराइल पर भी दबाव डालना होगा, उन्हें हमास पर भी दबाव डालना होगा, उन्हें अरब देशों को भी साथ लाना होगा, और सबसे जरूरी उन्हें फिलिस्तीनी जनता के भविष्य को इस पूरी योजना के केंद्र यानी सेंटर में रखना होगा, उसको प्रायोरिटाइज करना होगा। क्योंकि अगर गाजा के लोग खुद इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं होंगे तो कोई भी बाहरी फोर्स स्थायी शांति नहीं ला सकता। और नेतन्याहू को भी यह समझना होगा भाई कि सुरक्षा सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं आती। सुरक्षा तब आती है जब पड़ोसी समाज में भविष्य की उम्मीद हो, तब जब राजनीतिक समाधान की संभावना हो, जब लोग ये माने कि उनके बच्चों का भविष्य युद्ध के बजाय सामान्य जिंदगी में है। वरना हर बार एक युद्ध खत्म होगा और अगले युद्ध की जमीन तैयार हो जाएगी। तो फिलहाल तस्वीर यही है। युगांडा सैनिक भेजने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। मोरक्को भी इस अंतर्राष्ट्रीय फोर्स का हिस्सा बनने की तैयारी में है। अमेरिका इस पूरी योजना का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी मेजर जनरल जैस्पर ने के नेतृत्व में लगभग 20,000 सैनिकों वाली फोर्स की बात सामने आई। लेकिन दूसरी तरफ हमास और इजराइल अभी भी मूल शर्तों पर अटके हुए हैं। हमास कहता है पहले इजराइल पीछे हटे, इजराइल कहता है पहले हमास हथियार डाले, और ट्रंप चाहते हैं कि दोनों एक साथ अपनी अपनी शर्तों को छोड़ दें। यानी सबसे मुश्किल काम अभी बाकी है। और यही वजह है कि गाजा में 2 देशों की सेना उतरने की खबर जितनी बड़ी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये फोर्स वास्तव में शांति लेकर आएगी या सिर्फ एक नया चरण। उससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फोर्स वास्तव में शांति लेकर आएगी या सिर्फ एक नए चरण की सुरक्षा व्यवस्था शुरू करेगी। क्योंकि अगर ट्रंप की योजना सफल होती है तो गाजा में लंबे समय के बाद युद्ध खत्म होने की उम्मीद बन सकती है। लेकिन अगर डील फिर टूटती है, जैसा कि टूट जाती है हर बार, अगर इजराइल और हमास अपनी पुरानी स्थिति पर लौटते हैं, अगर हथियार नहीं छोड़े जाते, अगर इजरायली सेना पीछे नहीं हटती, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की पूरी योजना हवा में लटक सकती है। और तब सवाल सिर्फ ट्रंप की डील का नहीं होगा, सवाल होगा कि आखिर इतने लंबे युद्ध के बाद दुनिया ने क्या सीखा। गाजा को एक और प्रयोगशाला नहीं चाहिए, उसे एक और युद्ध नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक और अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहिए, उसे ऐसी शांति चाहिए जो अगले संकट तक नहीं, आने वाली पीढ़ियों तक चले। और अगर ट्रंप सच में शांति के इतने बड़े दावेदार हैं तो उन्हें यह साबित करना होगा कि शांति का मतलब सिर्फ सैनिकों को हटाना या नई सेना भेजना नहीं है। शांति का मतलब है लोगों को सुरक्षित घर लौटाना, बच्चों को स्कूल लौटाना, अस्पतालों को फिर से खड़ा करना, लोगों की राजनीतिक भविष्य को पैदा करना, और सबसे जरूरी ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें किसी पक्ष को फिर से ये महसूस ना हो कि उसके पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वरना ट्रंप का पीस प्लान भी वही पुरानी कहानी बन जाएगी, नाम शांति का,
लेकिन जमीन पर फिर वही सैनिक, वही बंदूकें, वही डर और वही बारूद। और नेतन्याहू के सामने भी यही परीक्षा है। अगर इजराइल सच में सुरक्षित भविष्य चाहता है तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि हमास हथियार डाले, उसे भी ये बताना होगा कि उसके बाद गाजा के लोगों के साथ क्या होगा। क्योंकि किसी भी युद्ध का अंत सिर्फ तब होता है जब गोली चलना बंद हो, लेकिन शांति तब शुरू होती है जब लोग दोबारा जीना शुरू करें। और गाजा में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय फोर्स गाजा को फिर से जीने का मौका देगी, या फिर ये सिर्फ एक और नई सुरक्षा व्यवस्था होगी जिसके पीछे पुराने सवाल वैसे ही खड़े रहेंगे। फिलहाल जवाब साफ नहीं है। युगांडा और मोरक्को के सैनिकों की संभावित तैनाती ने तस्वीर जरूर बदल दी है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। क्योंकि गाजा में सेना पहुंचना आसान है, गाजा में शांति पहुंचाना मुश्किल, और ट्रंप और नेतन्याहू के सामने अब यही सबसे बड़ी चुनौती है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।